प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1858 में कंपनी की सत्ता हस्तगत करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में सहयोग की नीति का अनुसरण किया। इसे कार्य रूप या मूर्त रूप देने हेतु उसने 1861, 1892, 1909 में अधिनियम पारित किए, परंतु यह नीति सफल सिद्ध नहीं हुई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नीति में बदलाव करने का अनुभव किया। केवल भारतीयों के सहयोग लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की जानी चाहिए। इसके लिए 1919 में एक अधिनियम पारित कर आंशिक उत्तरदायी हस्तांतरित करने या परिवर्तित करने का कार्य किया गया। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मोंटेग्यू तथा भारत गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। अतः इस सुधार अधिनियम को मोनफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की प्रस्तावना। अधिनियम की प्रस्तावना में मोंटेग्यू घोषणा में निहित तत्वों को समावेश या स्थान दिया गया। इसमें निम्न बातें सम्मिलित की गई। पहली थी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या भारत ब्रिटिश राज्य का एक अभिन्न अंग होगा। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, जो क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारिता को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा। स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का सैन विकास किया जाएगा। प्रांतों में स्वशायत्त शासन के विकास के साथ साथ ही प्रांतों में केंद्र सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो मुक्त किया जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को पारित करने के निम्नलिखित कारण थे। पहला था मॉर्ले मिंटो सुधार के प्रति असंतोष। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। उसे भारतीय वर्ग या भारत का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। भारतवासी पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। मॉर्ले मिंटो सुधार ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अधिनियम कई अर्थों में प्रतिगामी सिद्ध हुआ। उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाकर भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। यद्यपि निर्वाचन की प्रथा अपनाई गई थी, परंतु उसका व्यवहारिक महत्व नहीं के बराबर रहा। प्रांतीय तथा स्थानीय संस्थाओं पर केंद्रीय नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला। अतः भारतीयों को यह अधिनियम संतोष प्रदान नहीं कर सका। लोग उस अधिनियम से, उस सुधार से नाराज हो गए। दूसरा कारण था सरकार की दमन नीति। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने का तथा दमन चक्र द्वारा उग्रवादियों को कुचलने की नीति को अपनाया, लेकिन वह न तो उदारवादियों को खुश कर सकी, न ही उग्रवादियों को नियंत्रण या कुचल सकी। उसके दमनकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप घोर प्रतिक्रियाएं स्थापित हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में और अधिक तीव्रता आई। क्रांतिकारी और आतंकवादी सक्रिय हो गए। स्वभावतः सरकार का ध्यान भारतीयों को संतुष्ट करने की ओर अब गया। सरकार के प्रति मुसलमानों का रुख। प्रारंभ में सरकार के पक्षपाती नीतियों के चलते मुसलमानों को प्रोत्साहन मिला और ब्रिटिश साम्राज्य की ओर काफी हद तक झुक गए। पृथक निर्वाचन की मान्यता ने अंग्रेजों और मुसलमानों की मित्रता की घनिष्ठता को और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी
जिससे मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। और वे धीरे धीरे अंग्रेज विरोधी हो गए। 1911 में बंगाल विभाजन का अंत किया गया, जिससे मुसलमानों का सरकार पर से विश्वास उठ गया। तुर्की इटली युद्ध के और बाल्कन युद्धों में अंग्रेजों द्वारा तुर्की के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई, उसके परिणाम स्वरूप भी भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नजदीक धीरे धीरे इस्लामिक या मुसलमान आने लगे। मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ आंदोलन का प्रभाव कम होने लगा। कुछ राष्ट्रीय मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा। लीग का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी तथा प्रतिक्रियावादी हो गया। कांग्रेस और लीग का अधिवेशन लखनऊ में एक ही समय आयोजित हुआ। दोनों ने सुधार योजनाओं को एक समान तैयार किया, जो लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारत में सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया, दोनों संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांध दिया। अगला कारण था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ किया। उन्हें जीत के उद्देश्य से अनेक घोषणाएं की गई। भारतीयों ने उदारता दिखाई और ब्रिटिश शासकों की युद्ध में भरपूर सहायता की। लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीयों के साथ प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया गया। लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की कि सभी राष्ट्रों को अपना अपना भाग्य निर्णय करने का अधिकार होगा। मित्र राष्ट्रों ने भी यही ऐलान किया। वे निजी स्वार्थों के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, अपितु संसार में के जनतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि जनतंत्र की रक्षा करने, पराधीन राष्ट्रों को आत्मसम्मान का अधिकार, निर्णय का अधिकार देने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए भारतीयों को यह आशा या अंग्रेजों से यह अपेक्षा थी कि युद्ध के उपरांत भारत को स्वशासन, स्वराज्य दे दिया जाएगा। युद्ध काल में भारतीयों ने स्वतंत्रता और स्वशासन का महत्व को भी समझा। इस प्रकार प्रथम युद्ध के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय चेतना अत्यधिक विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपने आश्वासन को युद्ध के पश्चात पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीयों ने एनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन का संपादन किया। यद्यपि इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार ने विरोध किया, उसे दबा दिया गया, फिर भी भारतीयों में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जन जागृति में तीव्र रूप से वृद्धि हुई, या जन जागृति के माध्यम से राष्ट्रीयता तीव्र विकसित होने लगी। राष्ट्रीय एकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अगला कारण था केंद्रीय विधायी या केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा ज्ञापन पत्र। जब केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों ने लॉर्ड जेम्स फोर्ड द्वारा प्रस्तुत सुधार प्रस्तावों के विषय में जाना, तो उन्होंने 19 निर्वाचित सदस्य, जिसमें जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सम्मिलित थे, सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि केवल उत्तम सरकार या कुशल शासन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की भी आवश्यकता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। हम उसी को स्वीकार करेंगे। उनके कुछ सुझाव इस प्रकार थे। पहला, कार्यकारिणी या व्यवस्थापिका परिषदों में कम से कम आधे भारतीय हों। दूसरा, विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। तीसरा, अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। चौथा, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। फिर अगला कारण था मेसोपोटामिया की घटना।
मेसोपोटामिया की घटना ने भी भारतीय संवैधानिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। टर्की के विरुद्ध कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर थी, जिसमें वो पूर्णतः असफल रही। मेसोपोटामिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को दोषी ठहराया तथा भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग की जाने लगी। ड्यूक द्वारा याचना पत्र 1915। विलियम ड्यूक, जो बंगाल का भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा भारतीय परिषद का सदस्य था, ने भारतीय समस्याओं के संबंध में एक याचना पत्र प्रस्तुत किया। उसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का सुझाव दिया, जो आंशिक रूप से उत्तरदायी होगी। उसके विचार से ये मतांतरिक व्यवस्था स्थापित की जाए, क्योंकि एकाएक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत में संभव नहीं थी। यद्यपि इस प्रलेख का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, फिर भी 1919 के अधिनियम का ये वास्तविक आधार बन गया। अब हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम की धाराओं की। पहली, गृह सरकार के परिवर्तन के संदर्भ में 1793 में भारत राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, अब वो अंग्रेजी राजस्व से मिला करेगा। राज्य सचिव के कुछ कार्यों को लेकर नए अधिकारी भारतीय उच्च आयुक्त, जिसको भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, दे दिए गए। ये उच्च आयुक्त अब सपरिषद गवर्नर जनरल का कार्यकारी एजेंट बन गए। अगला, प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, यद्यपि केंद्र पर उसका नियंत्रण ज्यों का त्यों बना रहा। भारत सरकार में परिवर्तन, कार्यकारिणी में परिवर्तन। यद्यपि केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय हुआ करेंगे। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंपे जाएंगे। विषयों का बंटवारा, इस समय तक सभी विषयों पर केंद्र का अधिकार था और वह सभी विषयों पर आज्ञा दे सकता था, परंतु कानून बना सकता था। नए सुधार के अनुसार विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्र सूची में सम्मिलित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार। इसमें वे विषय सम्मिलित किए गए जो राष्ट्रीय महत्व के थे अथवा एक से अधिक प्रांतों से संबंध रखते थे, जैसे विदेशी मामले, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी, कानून व्यवस्था, कार्यपालिका इत्यादि। ये सभी केंद्र के अधीन रखे गए। सभी मामले केंद्र सूची में थे, परंतु जो प्रांत महत्व के विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, भूमि प्रशासन, जल संधारण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, ये सभी प्रांतीय सूची में सम्मिलित कर दिए। जो विषय स्पष्ट हस्तांतरित नहीं किए गए, वे केंद्र के अधीन माने गए। विधान संबंधी परिवर्तन, एक सदनीय सामाजिक के विधान परिषद के स्थान पर भारत सरकार अधिनियम 19 के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। एक सदन राज्य परिषद का और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा का होगा। राज्य परिषदों में जो ऊपरी सदन था उसमें 60 सदस्य होंगे, जिसमें 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होंगे और 34 निर्वाचित होंगे। 26 मनोनीत सदस्यों में से 19 पदाधिकारी तथा 7 अप्रशासनिक अधिकारी होंगे। 34 निर्वाचित में से 20 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे, 10 मुसलमान द्वारा और 3 यूरोपियों द्वारा और 1 सिख क्षेत्र से चुनकर आएगा। इस राज्य परिषद का प्रति वर्ष आंशिक रूप से नवीनीकरण किया जाएगा। यद्यपि ये सदस्य प्राय 5 वर्ष के लिए बनते थे। इनका प्रधान वायसराय द्वारा नियुक्त होता था। सदस्यों को मनोनीत या
सदस्यों को माननीय की उपाधि दी जाती थी। स्त्रियों को सदस्यता के उपयुक्त नहीं समझा गया या उन्हें नहीं चुना जाता था। गवर्नर जनरल इस सदन को बुलाकर स्थगित अथवा भंग कर सकता था, मताधिकार के संबंध में नहीं। मताधिकार सीमित था। केवल वही लोग जिनकी आय 10,000 वार्षिक थी अथवा जो न्यूनतम 750 रुपए वार्षिक भूमि कर के रूप में देते थे, मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। दूसरे प्रत्याशियों को किसी विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए था अथवा किसी विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह उप अधिकारी भी होगा। इसके अतिरिक्त करोड़ों की जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जिसमें 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्य में से 26 शासकीय और 15 अशासकीय होते थे। 114 निर्वाचितों में से 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से और 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। सभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, मगर गवर्नर जनरल की इच्छा पर इसे बढ़ाया भी जा सकता था। यह उल्लेखनीय या इसका प्रावधान किया गया था कि 1936 में निर्वाचित सभा 10 वर्षों के बाद भंग हुई। यहाँ भी मताधिकार बहुत ही सीमित था। मतदाता 15 रुपए मासिक किराया देता हो अथवा 15 रुपए वार्षिक नगर पालिका को कर देता हो अथवा न्यूनतम 2,000 रुपए वार्षिक आय कर देता हो अथवा 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था। प्रांतों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर नहीं, उनके महत्व के आधार पर किया गया था। केंद्रीय विधान मंडल की शक्ति। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल को पर्याप्त शक्ति दी गई। समस्त भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार इसके पास था। भारतीय प्रजा तथा सरकारी अधिकारियों के लिए, चाहे वे भारत में हो अथवा विदेश में, किसी भी विधानमान कानून को बदलना, रद्द करना उसके अधिकार क्षेत्र का भाग था। सदस्यों को प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति थी, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत विचार किया जा सके। उन्हें प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति थी। अल्पकालीन प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक विधानमंडल में कुछ नियंत्रण भी स्थापित किए गए। निम्नलिखित विषयों पर विधेयक रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ये विषय थे विद्यमान कानून अथवा गवर्नर जनरल के अध्यादेश को रद्द करना अथवा उसमें संशोधन करवाना, विदेशी तथा देशी रियासतों के संबंध में नियम, स्थल, नौसेना, वायुसेना का अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में, सार्वजनिक ऋण और कर के संबंध में, जनता के धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के संदर्भ में। उपयुक्त के अतिरिक्त यदि गवर्नर जनरल समझे तो विधेयक में से देश अथवा साम्राज्य की शक्ति तथा रक्षा का भय हो तो वो उसको रोक सकता है। यदि गवर्नर जनरल के आदेश पर विधानमंडल किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो गवर्नर क्राउन की अनुमति लेकर उसे पारित कर सकता था और वह 6 माह तक लागू रह सकता था। इसे साधारण कानून का महत्व प्राप्त था या अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल की अनुमति किसी भी कानून के लिए आवश्यक थी। इससे स्पष्ट होता है कि गवर्नर जनरल के ही पास निषेधात्मक अधिकार थे। बजट के विषय में भी ये कहा गया कि सरकार विधानसभाओं में उसे विनियोग की मांगों के रूप में प्रस्तुत करेगी। कुछ मुद्दे सभा के मतों पर निर्भर हैं और कुछ मुद्दे बहस की जा सकती है और कुछ मुद्दों पर बहस नहीं हो सकती। बोर्ड के अधिकार या बोर्ड के द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन दायरगी की व्यवस्था।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में प्रांतीय प्रशासन आया। जैसा कि मॉनफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया और प्रस्तावना में दोहराया गया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे हम अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रताएं प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से प्रांतों में प्रशासनिक कार्य प्रणालियां स्थापित की गई। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की समीक्षा या आलोचना या इसके महत्वपूर्ण विषय पर। मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में 3 त्रुटियां थीं। पहली यह कि केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार नहीं थी। दूसरी, पृथक मताधिकार को सुदृढ़ नहीं किया गया। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करना, जिसे क्रियान्वित करना बहुत ही जटिल कार्य था। परंतु फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसे पूर्व की संवैधानिक परिस्थितियों से निश्चित ही आगे बढ़ा हुआ एक कदम कहा जा सकता है। इसके द्वारा मताधिकार में कुछ उदारता आई, सीधे चुनाव प्रारंभ हुए। इसके अतिरिक्त भारतीयों को एक नया अवसर मिला कि वे राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, शासकीय कार्यों को प्रभावित कर सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन तभी सहन किया जा सकता है यदि केंद्र में भी उसे लागू किया जाए। कांग्रेस ने ये गारंटी मांगी कि पूर्ण स्वशासन 15 वर्षों में लागू किया जाएगा। गारंटी न मिलने पर कांग्रेस ने 1920 में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1923 में कांग्रेस ने स्वराज दल ने चुनाव में भाग लिया ताकि संविधान को विधानमंडलों के अंदर तोड़ा जा सके। पहला निर्वाचन 1920 में हुआ। द्वैध शासन 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 तथा मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रखा गया। ये ठीक है कि द्वैध शासन भद्दा, भ्रमपूर्ण एवं जटिल था और इसका असफल होना निश्चित था, पर इस प्रयास को सर्वथा निष्फल या नहीं कहा जा सकता। लोकप्रिय मंत्रियों ने स्थानीय निकायों, शिक्षा तथा समाज की ओर ध्यान दिया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों का यह कथन कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है, असत्य सिद्ध हुआ। यह संवैधानिक अनुभव उनके लिए बहुत ही लाभदायक और प्रोत्साहन देने वाला था। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।